बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा लेक्चर है फाइलम मोलस्का के बारे में। मोलस्कस बोलते हैं इनको, और मोलस्का का जो लफ्ज़ी मतलब है ये भी सॉफ्ट है, क्योंकि हम इनके बारे में जानते हैं कि ये सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, तो इसलिए इसी निस्बत से इनका नाम जो है वो मोलस्का है। आपको जो इनकी मिरर हार्ले की बुक मिलेगी, वहाँ पे तकरीबन इसकी स्पीशीज बताई हुई हैं 1 लाख के करीब, ठीक है। और फॉसिल के अंदर आपको इनकी 70,000 के करीब स्पीशीज मिलती हैं। और इसकी दो मेजर स्पीशीज हैं, जो क्लासेस हैं, गैस्ट्रोपोडा है और बायोबाल्विया है। ये दोनों मेजर स्पीशीज के अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा, तो अब ये बिलोंग करते हैं एक बड़े क्लैड से जिसको लोफोट्रोकोजोआ बोलते हैं। तो लोफोट्रोकोजोन्स ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी लाइफ के अंदर लोफोफोर लार्वा बनता है, ठीक है। लोफोफोर लार्वा बनता है या ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, ठीक है। इनके सिलिएटेड लार्वा जिसके अंदर बनता है उन सबको हम लोफोट्रोकोजोआ के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो ये एक बड़ा क्लैड है, इसी के अंदर इसको शामिल किया गया हुआ है। और ये अब तक बताया जाने वाला ये पहला ऑर्गेनिज्म है जो कि सिलोमेट है। अच्छा जी, अब हम आगे इनके बारे में देखते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टर देखिए तो बॉडी के दो पार्ट्स हैं, एक है इसका हेड और फुट, यानी कि वो एक ही पार्ट में, और दूसरा इसका पार्ट आ जाता है जिसको हम विसरल मास बोलते हैं, ठीक है जी। यानी कि आप यहाँ पे देखें तो ये हेड और फुट है, हेड और फुट एक ही पार्ट बन गया, और दूसरा वाला पार्ट जो है वो इसका विसरल मास है। विसरल मास यानी कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन, उनको हम विसरल मास बोलते हैं। तो अच्छा, इसकी आपको विसरल मास के साथ ही अटैच एक मेंटल मिलेगी। मेंटल के नीचे मेंटल कैविटी है, और वो कैल्केरियस शेल बनाने का काम करती है। आगे इसको देखें तो मेंटल का बहुत सारे इनके मेंटल कैविटी के इसके फंक्शन है काफी सारे, जैसे कि एक्सक्रीशन है, सेंसरी एक्सचेंज है, सेंसरी फंक्शंस हैं, गैस एक्सचेंज है, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट है। ये सारे फंक्शंस जो मेंटल कैविटी के साथ एसोसिएटेड हैं। इनकी बायलेटरल आपको सिमेट्री मिलती है, और ट्रोकोफोर लार्वा इनके अंदर आपको मिलेगा। ट्रोकोफोर लार्वा क्या चीज होती है इसको आगे जाके देखते हैं। और आपको इनके अंदर शायद जो सिलोम मिलती है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है सिलोम के बारे में, छोटा सा लेक्चर है 7 मिनट का, उसके अंदर ये इसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया गया हुआ है, और सिलोम की जो फॉर्मेशन के मेथड्स हैं उनको भी डिस्कस किया गया हुआ है। काइंडली आप वो देख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस लेक्चर को। तो इसकी जो सिलोम है वो छोटी छोटी कैविटीज के अंदर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। हार्ट के इर्द गिर्द, पेरिकार्डियल साइनसेस के इर्द गिर्द वो छोटी छोटी कैविटीज बन जाती हैं, जहाँ पे वो साइनसेस का काम करेंगे और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काम करेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको तमाम के तमाम इनकी क्लासेस के अंदर मिलेगा, सेफेलोपोड्स के अलावा, ठीक है। सेफेलोपोड्स जिसकी ऑक्टोपस एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, उनके अलावा बाकी सब में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर मिलता है। मोलस्का के अंदर आपको रेडुला मिलती है, और रेडुला एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो कि रास्पिंग यानी कि रगड़ के स्क्रैप करके चीजों को उसके ऊपर से फूड मटेरियल्स को उतारने का काम करता है। आपको इनका जो साइज है, जायंट स्क्विड जैसे कि आर्चिट्यूथिस, ठीक है, ये है। इसका साइज तकरीबन 18 मीटर तक जा सकता है। और स्मॉलेस्ट वो कितना है कि लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, छोटे से, बिल्कुल छोटे से, ठीक है। और आपको ये जत्थों की शक्ल में वेजिटेशन के ऊपर या नीचे या साइड पे पड़े हुए मिल जाते हैं। अच्छा, आप इसका हेड और फुट को देखें तो वो एलोंगेट है। एंटीरियर साइड पे हेड है, और पोस्टीरियर साइड पे आपको पता है कि फुट मौजूद है। और
जो हेड है उसी के पास उसी साइड पे माउथ है और दूसरे सेंसरी और नर्वस स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। एलोंगेट उसका फुट है और फुट के ऊपर आपको एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको अपर कलम बोलते हैं, उसका फंक्शन क्या है उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, विसरल मास के अंदर सारे सिस्टम्स जो भी हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सारे विसरल मास के अंदर ही मौजूद होंगे और इसी हवाले से इसको कहा जाता है कि ये विसरल मास यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स बनाते हैं इसके। अच्छा, अब ये इसकी क्लासेस हैं, 8 क्लासेस हैं, कार्डोफोबियोटा, सोलिनोगैस्टर्स, पॉलीप्लेकोपोरा, मोनोप्लेकोपोरा। इन सब को इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे कॉमन क्लास को हम सबसे ज्यादा इनकाउंटर करते हैं अपनी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर, वो है गैस्ट्रोपोड्स। हाँ जी, अब सबसे पहले हम इसकी मेंटल की बात करते हैं। ये है इसकी मेंटल, ठीक है, यानी कि नीचे विसरल ऑर्गन्स मौजूद हैं। अच्छा, नीचे विसरल ऑर्गन्स मौजूद हैं इसके अंदर, ठीक है, और ये ऊपर आपको मेंटल मिल रही है। मेंटल की 2 एपिथेलियम है, एक आउटर एपिथेलियम है और एक इनर एपिथेलियम है। अंदर जो भी इसके स्ट्रक्चर मौजूद है उसको हम मेंटल बोलेंगे, और ये भी आपको पता है कि ये एपिथेलियल स्ट्रक्चर ही है, लेकिन चूंकि ये एपिथेलियम बाहर वाला स्ट्रक्चर है तो ये ऊपर और नीचे वाली एपिथेलियम बन रही है। अच्छा, अब ये शेल सिक्रीट करते हैं और शेल की आपको 3 लेयर्स मिलती हैं, ठीक है। सबसे जो आउटर वाली है वो है पेरियोस्ट्रैकम, ये आउटर है, ठीक है, और प्रोटीनेशियस है, प्रोटीनेशियस आ गई ये वाली लेयर। और ये कौन सिक्रीट करता है? आउटर सेल्स इन मेंटल, ठीक है, ये इसके बारे में ये वाली बात है। अच्छा, प्रिज्मेटिक जो है ये मिडल है और थिकेस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा थिक ये वाली लेयर है। और आपको इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स मिलेंगी, साथ में ऑर्गेनिक लेयर भी मिलती हैं, दोनों अल्टरनेटली मिलेंगी एक दूसरे के साथ साथ, ठीक है। ये प्रिज्मेटिक लेयर है और इसको भी आउटर सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं, आउटर सेल्स इन मेंटल। अच्छा, अब जो नक्रीशियस लेयर है, नक्रीशियस लेयर जो है वो इनर मोस्ट है, ये इनर मोस्ट है, और इसके अंदर ये ऑर्गेनिक लेयर्स भी होती हैं और साथ में इनऑर्गेनिक लेयर, दोनों लेयर्स एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रही होती है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ। ये इसको फर्दर हार्ड करने के लिए काम करती है, ठीक है, एक्ट्स टू फर्दर हार्डनिंग और थिकनिंग द शेल, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस आ रहे हैं। ये 3 लेयर्स आपको मिलती हैं यहाँ पे इनके बारे में, ठीक है। ये मेंटल की तीनों लेयर्स के बारे में बात हो चुकी। अब मेंटल कैविटी की बात करते हैं। हाँ जी, अच्छा, अब मेंटल कैविटी को आप यहाँ पे देखें तो ये आपको जो यहाँ पे स्पेस मिल रही है, यहाँ पे जो विसरल ऑर्गन्स और मेंटल के दरमियान जो कैविटी है इसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। ये मेंटल कैविटी है और यहाँ से ये मेंटल कैविटी बाहर की एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आती है और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज फंक्शन करने का ये काम करती है। लंग गिल्स के लिए, या फिर अगर यहाँ पे लंग्स हैं तो लंग्स के लिए काम करेगा, गिल्स हैं तो गिल्स के लिए गैसेस एक्सचेंज का काम करेगा इसके अंदर। अच्छा, अब हम रेडुला की तरफ चलते हैं जी। रेडुला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक काइटिनियस बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये काइटिन का बना हुआ एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पोस्टीरियरली डायरेक्टेड आपको स्पाइंस मिल जाते हैं, ठीक है, दांत की तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। और ये किसके ऊपर मौजूद है? ये कार्टिलेज के बने हुए एक स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद है जिसको हम ओडोंटोफोर बोलते हैं।
ये इसके ऊपर मौजूद है। अब ये जो बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि रुडुला जो है, इसके साथ मसल्स हैं। ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रेडुला पोस्टीरियरली मूव करती है, और नीचे वाले जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये वाले मसल्स, तो जो रेडुला है वो एंटीरियरली मूव करती है। तो इस तरह से ये सी फ्लोर के अंदर या पत्ते वगैरह के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पे इन्होंने स्क्रैपिंग करनी है, ये स्क्रैप करके अपना फूड मटेरियल वहां से ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से ली गई या पिक्चर पे देख सकते हैं कि ये किस तरह के ये स्ट्रक्चर्स हैं। ये आप यहाँ पे ये आके इसको देख सकते हैं। ये सारे के सारे ये स्पाइन्स हैं जो कि रास्प करते हैं या उधेड़ लेते हैं फूड मटेरियल्स को किसी भी चीज के ऊपर से। अच्छा, तो ये एक इसके बारे में बात आ गई। ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको जनरल मोलस्का के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो अब हमारी बारी आती है क्लास गैस्ट्रोपोडा के बारे में। अच्छा, क्लास गैस्ट्रोपोडा को हम देखते हैं तो इसकी आपको तकरीबन यहाँ पे आपको 35,000 स्पीशीज बताई हुई हैं, लेकिन जब हम इनकी डाइवर्सिटी पे जाएंगे वहां पे तकरीबन 39,000 स्पीशीज आपको मिलेंगी 3 सब क्लासेस के अंदर। ठीक है, जब हम डाइवर्सिटी उसकी देखेंगे। ठीक है, तो ये इसकी 35,000 स्पीशीज जो हैं ये ऑक्यूपाई करती हैं मरीन वैरायटी के ऊपर। मरीन को भी और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट सबको, सबके अंदर आपको ये नजर आ जाए। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रीमाटोड्स के हवाले से कि ट्रीमाटोड्स की जो इंटरमीडिएट स्टेजेस या लार्वल स्टेजेस हैं उन वो इनके अंदर मौजूद होती हैं। और आपको पता है, पीछे पढ़ के आए हैं कि ट्रीमाटोड्स के जो लार्वा हैं वो इनको ढूंढते हैं, इनके अंदर रहते हैं, मेच्योर होते हैं और फिर अंदर ही एंसिस्ट हो जाते हैं और प्रोसर्कॉइड लार्वा के अंदर या फिर मीरासीडियम लार्वा सर्कॉइड लार्वा के अंदर। तो उसको जब दूसरा कोई वर्टिब्रेट वगैरह खाता है तो उस वर्टिब्रेट के अंदर जाके ये दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं और उनका लाइफ साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इनके अंदर एक बड़ी अहम फीचर है टॉर्जन। टॉर्जन क्या होती है जी? टॉर्जन कहते हैं 180 डिग्रीज रोटेशन ऑफ ऑर्गन्स, और ये जो रोटेशन है ये काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेशन है ऑर्गन्स की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान ये चीज होती है। ये किस तरह की होती है ये देख सकते हैं आप। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये है जी लेटरल व्यू। आप वेलिगर लार्वा एक डेवलपमेंटल स्टेज है ना, तो वेलिगर लार्वा को देखें तो वो इस तरह का है। उसकी एक साइड पे शेल है, ठीक है, और दूसरी साइड पे लोब हैं, तो बड़े बड़े लोब निकले हुए हैं यहाँ पे। तो लेटरल साइड से आप देखें तो ये इसके दरमियान से निकला हुआ माउथ है और शेल के नीचे से पीछे से निकल रहा है जीएलएस। ठीक है, इसी को आप देख सकते हैं डोर्सल साइड से। डोर्सल साइड से देखें तो ये इसका शेल है और दोनों साइड पे लोब निकले हुए हैं वेलिगर लार्वा। ठीक है, और आप इसको आगे चलें, अब रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, रोटेशन ये इस साइड से तो नजर नहीं आएगी, ठीक है, इतनी ऑब्वियस नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्रीज रोटेशन हो चुकी है। इनर जो है वो स्ट्रेट लाइन से मूव करके किधर आ गया है, थोड़ा सा राइट साइड पे आ। ठीक है, यानी कि ये अगर यहाँ पे 12 बजे हुए हैं तो यहाँ पे ये 6 बजे हुए हैं। ठीक है, अगर एक क्लॉक को हम रेफरेंस बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये 3 की डायरेक्शन में आ गया है। ठीक है, अब ये 2 की डायरेक्शन में आ गया है और यहाँ पे देखें ये जो तीसरी डायग्राम है डोर्सल व्यू से, डोर्सल साइड से ये ज्यादा जो है वो ऑब्वियस है। तो ये यहाँ पे 2 की डायरेक्शन में आ गया है और फिर ये बिल्कुल उसके ऊपर आ जाता है जहां से इसका
हेड ओरिजिनेट हो रहा है या फिर इसका माउथ का जो ओरिजिन है उसके ऊपर ये आके अपना खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से रोटेशन हो रही है ये इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिटरल साइड से देखें तो लिटरल साइड से ये मालूम नहीं हो रहा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, लेकिन हमें डोर्सल साइड से इसकी जो व्यू है वो ज्यादा क्लियर हो जाता है कि पहले डायरेक्शन थी माउथ की एनएस के बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ओपन हो रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जिस साइड पे माउथ ओपन हो रहा है उसी साइड पे क्या हो रहा है जी, हेड ओपन हो रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट आगे। यहाँ पे आपको लिटरल साइड के ऊपर यहाँ पे ज्यादा क्लियर नजर आएगा कि ये माउथ की ओपनिंग है और ये जो विसरल ऑर्गन है वो रोटेट हो गए इंक्लूडिंग द डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये आगे एम्प्टी हो रहा है बिल्कुल मेंटल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये गैस्ट्रोपोड्स की ये करेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर मेंटल जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर रोटेशन आती है। ठीक है, पहले जो भी उनकी डायरेक्शन थी अब वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाती है। हिकमैन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो ये वो वाला मामला जिसमें टॉर्जन हुई ही नहीं। ठीक है, यानी कि ये एनएस है और ये माउथ है। यहाँ पे देखें कि ये वो वाला मामला है जहाँ पे टॉर्जन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये माउथ है और ये इसके ऊपर साइड पे क्या, ऊपर वाली साइड पे आ गया इसका एनएस। ठीक है, तो पहले डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंटीरियर साइड पे थे, वो पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, इसी तरह ये गेल्स हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये भी रोटेट होके किधर चले गए, आगे चले गए। ठीक है, और इसके अलावा हार्ट है, ये भी रोटेट होके एंटीरियर साइड के अंदर चला गया, सर्कुलेटरी सिस्टम भी आगे की तरफ चला गया। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी तरह से आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। अच्छा, अब इसका एक ये अगर ये हो गया है तो इसके फायदे ही हैं, नुकसान नहीं है। इसका पहला फायदा ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर टॉर्जन नहीं हुई, रोटेशन नहीं हुई, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले फुट अंदर जाएगा, ये वाला जो फुट है वो पहले अंदर जाएगा और हेड बाद में जाएगा। अब हेड के ऊपर तो सेंसरी ऑर्गन्स हैं और गैंग्लिया मौजूद हैं, 6 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन के अंदर मौजूद होते हैं। अगर वो प्रीडेटर के हाथ चढ़ गया तो वो तो ऑर्गेनिज्म तो गया ना, वो ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, तो अगर टॉर्जन के बाद देखें तो पहले हेड एंटर होगा, बाद में ये फुट एंटर होगा और फुट के एंड पे ये अपर कलम है। ठीक है, तो ये अपर कलम सबसे एंड पे जाके उसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये उसको फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, डिहाइड्रेशन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन से भी प्रोटेक्शन है इसकी और प्रीडेटर से भी इसकी प्रोटेक्शन आ जाती है। अच्छा, एक इसका फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि इसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, गिल्स या फिर लंग्स, ये आप देख सकते हैं। तो फुट है, फुट ने जब क्रॉल करना है तो वाटर के अंदर टर्बिडिटी पैदा होगी, टर्बिडिटी होगी पैदा। ठीक है, यानी कि हलचल मचेगी पानी के अंदर, पानी गदला होगा। ठीक है, तो वो जो गिल्स हैं उनको गंदा पानी मिलेगा, टर्बिड वाटर मिलेगा और अच्छे तरीके से जो रेस्पिरेशन है वहां पे गैसेस एक्सचेंज है वो नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो अब अगर गिल्स एट द हेड के ऊपर आ जाते हैं तो हेड जो है वो टर्बिडिटी क्रिएट नहीं करता, टर्बिडिटी फुट क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो गिल्स हैं इनको साफ पानी मिलेगा और इस तरीके से ये टर्बिडिटी से बचे रहते हैं। ठीक है, तीसरा इसका फंक्शन है जो कि उन्होंने ये बताया हुआ है कि हाँ जी, अच्छा, तीसरा इसका फंक्शन ये है कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सिचुएटेड हो गए हैं
हेड वाले पोर्शन के अंदर, यानी कि जो भी सेंसरी ऑर्गन बॉडी के दूसरे एरियाज में थे वो भी रोटेट होके आगे वाली साइड में आ गए, और इस तरह से क्या हो गया कि हेड के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स की तादाद है वो बढ़ गई, और इस तरह से वो एक बेटर तौर पे अडेप्ट कर सकते हैं जिस डायरेक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है उस तरह। क्योंकि आपको पता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर उसका हेड होगा उसी डायरेक्शन के अंदर वो अपनी सेंसरी रिसेप्शन करते हैं। अच्छा, अब कुछ के अंदर इस तरह से ये होता है कि अब इसका कोई डिसएडवांटेज भी तो है ना। डिसएडवांटेज इस तरह है कि हेड के ऊपर ही जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उनको रिमूव किया जाएगा, जो इसके नफरीदियाँ हैं वो भी अपनी एक्सक्रीशन को हेड के ऊपर रिलीज करेंगे, ठीक है। तो हेड की पोटेंशियल फाउलिंग हो जाती है, ठीक है, यानी कि फाउल स्मेल क्रिएट होती है यहाँ पे। तो हर यहाँ पे इनकी डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं की गई होंगी, और जरूरत भी नहीं है उनकी मेंशन करने की यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट स्टडीइंग द फिजियोलॉजी। अच्छा, तो अब ये बात आ गई इनके बारे में। तो कुछ के अंदर रीटॉर्जन भी होती है। रीटॉर्जन के अंदर क्या होता है कि दोबारा से एक दफा टॉर्जन होती है 180 डिग्रीज पे, तो रीटॉर्जन 90 डिग्रीज की हो जाती है, तो तकरीबन वो दोबारा से 90 डिग्रीज तक अपने ऑर्गन्स उसी डायरेक्शन के अंदर वापस चले जाते हैं। अच्छा, अब अगली फीचर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं शेल कॉइलिंग। तो शेल कॉइलिंग इनके अंदर पहले 1 डायमेंशन थी, 2 डायमेंशनल थी, अब क्या है जी ये 3 डायमेंशनल आपको इनके अंदर शेल कॉइलिंग मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये सिर्फ पहले 2 डायमेंशनल थी कॉइलिंग, ठीक है, अब ये 3 डायमेंशनल भी है, ठीक है, यानी कि ये उसके 2 डायरेक्शंस के बिल्कुल राइट एंगल पे भी कॉइलिंग होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसको हम 3 डायमेंशनल कॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं कि प्लेनो स्पाइरल थी, एक ही प्लेन के अंदर ये स्पाइरिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि एपेक्स जो है वो ऊपर की तरफ वो कॉइलिंग उसकी स्टार्ट हो गई, ठीक है, यानी कि बिल्कुल राइट एंगल पे। पहले यूं थी, पहले सिर्फ यूं थी, लेकिन अब इस डायरेक्शन में भी कॉइलिंग होना शुरू हो गई है, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे यूं मामला चल रहा है। हाँ, एक इसके अंदर ये बात हो रही है कि पहले जो वर्ल्स होंगे, कॉइल होंगे, वो छोटे होंगे, फिर अगले जो हैं वो उससे बड़े वाले होंगे, ठीक है। तो इस तरह से उसका साइज बढ़ता चला जाएगा और बड़े छोटे से बड़े की तरफ मूव करता चला जाएगा, ठीक है। और आखिरी जो बनेंगे उसकी शेल्स वो बड़े वाले होंगे, ठीक है, बड़े वाले वर्ल्स वहां पे बनेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि एक साइड पे रोम जो है, जिस साइड पे शेल क्रिएट हो रहा है उधर तो स्पेस बन गई, लेकिन जिस साइड पे शेल नहीं बना वहां पे स्पेस है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इनके अंदर जो भी ऑर्गन्स पेयर की शक्ल में थे, 2-2 ऑर्गन्स थे, वो अब एक रह जाएगा, ठीक है। अब इनके अंदर नफरीदिया भी पेयर नहीं होंगे, एक होगा, गिल्स भी 2 नहीं होंगे, एक होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे इनके बारे में। अच्छा, अब लोकोमोशन को देखते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोड है उनके पास तो सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया के जरिए से, यानी कि फुट के नीचे सीलिया मौजूद है, जिसके जरिए से वो प्रोपेल करते हुए वो आगे को मूव करते चले जाते हैं, और जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वहां पे म्यूकस की एक लेयर जो है वो बिछाते चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगले जो सेल्स है वो म्यूकस सिक्रीट करेंगे, और सीलिया म्यूकस के ऊपर जो सीलिया है वो क्रॉल करवाएंगे मोलस्क को, ठीक है। लेकिन जो बड़े साइज के हैं उनके अंदर जो फुट है उसके अंदर वेव्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। वेव्स, ये वाली जो वेव्स हैं वो उसको प्रोपेल करती हैं ओवर द सबस्ट्रेट। एबालोन्जिंग एलिम्पेट्स वगैरह इसकी एग्जांपल आ जाती है, जो कि बाकायदा स्विम करते हुए जाते हैं। उनके अंदर डाइजेशन और उसको देखें हम फीडिंग को, तो फीडिंग ये किसी भी जो भी इनका फूड मटेरियल है, एल्गी है या फिर स्मॉल दूसरे अटैच्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको अपनी रेडुला के जरिए से स्क्रैप करते हैं और उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। एंटीरियर पोर्शन इसका हम देखते हैं ना, तो वो मोडिफाइड होता है
वो एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस के अंदर, एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस के अंदर वो मॉडिफाइड होता है। उसके अंदर रेडुला है जो कि स्क्रैपिंग ऑर्गन के तौर पे काम करती है, ठीक है। अब इनके अंदर जो फूड है वो म्यूकस शील्ड के अंदर ट्रैप हो जाता है, म्यूकस स्ट्रिंग के अंदर ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप होने के बाद इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है इनटू अ म्यूकॉइड मास कॉल्ड दी प्रोटोस्टाइल। प्रोटोस्टाइल के अंदर इसको ट्रैप कर दिया जाता है, ठीक है। ये स्टमक के अंदर एक्सटेंड करता है और इसको रोटेट किया जाता है सीलिया के जरिए से। अच्छा, डाइजेस्टिव ग्लैंड द विस्रल मास रिलीजेस एंजाइम एंड एसिड इनटू द स्टमक। इनके अंदर कुछ गैस्ट्रोपोड्स के अंदर मेंटल एक साइफोन बनाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे एक साइफोन नजर आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये एक साइफोनल कनाल, ठीक है। ये मेंटल ही है जो कि आगे क्या हो रही है, रोटेट होके एक कनाल बना रही है, ठीक है। तो मेंटल कुछ के अंदर रोटेट होके साइफोन बना देती है और ये इनहेरेंट ट्यूब के तौर पे काम करेगा। बोरोइंग स्पीसीज के अंदर साइफोन जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर आता है और फूड को कैप्चर करने का काम आता है। गिल्स जो हैं लॉस्ट हो जाते हैं या फिर रिड्यूस हो जाते हैं लैंड स्नेल्स के अंदर, पल्मोनेट्स के अंदर। अच्छा, बट दीज स्नेल्स हैव अ रिचली वास्कुलर, हाँ जी, जो पल्मोनेट्स हैं उनके अंदर चूंकि गिल्स है ही नहीं है, खत्म है, तो उनकी जो मेंटल कैविटी है वहां पे रिचली सप्लाई होगी म्यूकस की, और म्यूकस कह रहा हूँ ब्लड सप्लाई की, ताकि वहां पे जो है वो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ठीक है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज वहां पे की जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मेंटल कैविटी को ही लंग बताया हुआ है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटल कैविटी है वो रिचली सप्लाइड है विद कैपिलरीज, और यहाँ पे जो गैसेस आएंगी वो ब्लड सप्लाई के साथ उसकी गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब गैस सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जो कैविटीज हैं, साइनसेस हैं, वो हार्ट के इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनको हम पेरिकार्डियल साइनसेस बोलते हैं। हार्ट के इसके दो वेंट्रिकल आर्टिक एट्रिया हैं और एक वेंट्रिकल इनके अंदर मौजूद। तो टू पेयर ऑफ ऑरिकल्स, वन पेयर ऑफ ऑरिकल है, और कॉइलिंग की वजह से एक सिंगल ऑरिकल जो है वो और सिंगल वेंट्रिकल पीछे बचा है इनके अंदर, ठीक है। पहले 2 ऑरिकल्स थे और एक वेंट्रिकल था, अब सिर्फ और सिर्फ एक ऑरिकल है। अच्छा, इन एडिशन टू स्पॉटिंग न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इनके अंदर मौजूद है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन आपको पता है कि विस्रल मास के अंदर जो भी फ्लूइड मौजूद है वो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पे काम करेगा। अगर इन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया अपने आप को अंदर को, तो अगर उन्होंने बाहर आना है तो मसल्स को सुकेड़ेगा इस तरीके से विसरल मास के कि वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है वो माउथ को बाहर कर देगा। या फिर इनके टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके टेंटिकल्स जो हैं वो ये आप देख सकते हैं कि ये इनके टेंटिकल्स हैं, जिसके ऊपर आइज वगैरह मौजूद हो सकती हैं। अगर आप इसके टेंटिकल को हाथ लगाएंगे तो ये फौरन अपनी टेंटिकल्स को रिट्रैक्टर मसल के जरिए से बॉडी के अंदर ले जाएगा। अगर इसने बाहर निकालना है तो उनको बाहर निकालने का तरीका वही होगा कि जो हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड है उसको उसके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो आई जो है वो बाहर आ जाएगी। हाँ जी, नर्वस सिस्टम आप उनका देख सकते हैं कि कैरेक्टराइज्ड इसको किया जाता है 6 गैंग्लिया के जरिए से। हेड फुट के अंदर आपको ये मिलेंगे और विसरल के अंदर आपको 2 जो है वो गैंग्लिया मिलते हैं। और टॉर्जन जो है वो ट्विस्ट कर देती है नर्व्स को और एंडिंग दीज गैंग्लिया और उनको आपस में जोड़ देती है, ठीक है। पहले जो है वो आपस में इनका लिंकेज इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। ये इस तरह से इनको लिंकेज हो जाता है इनका। ये आगे से, ये जब आगे को रोटेट, पीछे से आगे को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ये आपस में उनकी लिंकेज जो है वो क्रॉस लिंकेज उनकी हो गई है पहले से, ठीक है।
अच्छा, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं। जैसे कि आइज देख सकते हैं आपको, जो टेंटिकल्स हैं उसकी बेस के ऊपर या उसके टर्मिनल पॉइंट एंड के ऊपर आपको आइज मिल जाती हैं। और आइज जो हैं वो सिंपल पिट भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि ऑसिलस आपको प्लेनेरिया के अंदर मिलता है ना, उस तरह का एक सिंपल पिट भी हो सकता है। और इसके अलावा इनके अंदर लेंस भी हो सकते हैं और कॉर्निया भी मौजूद हो सकती है, ठीक है, जैसे कि आपको एक मीडियन आई मिलती है कुछ लिजर्ड्स के अंदर। स्टैटोसिस्ट है, यानी कि ग्रेविटी की डायरेक्शन को या पोस्चर को डिटेक्ट करने के लिए इनके फुट के अंदर स्टैटोसिस्ट भी मौजूद है। ऑस्फ्रेडिया ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंटीरियर वॉल ऑफ मेंटल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं, और जिस पानी के अंदर से कांटेक्ट इसका हो रहा है मेंटल कैविटी का, उसकी केमिकल कंपोजिशन देखने में ऑस्ट्रेलिया काम करते हैं जी, ठीक है। और जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके दो नेफ्रिडिया थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अब बात हो रही है, तो जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स थे उनके दो नेफ्रिडिया थे, तो जो कॉइलिंग की वजह से, शेल कॉइलिंग की वजह से वो एक नेफ्रिडिया बाकी उनके पास रह गया है। इनका जो नेफ्रीडियम है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर के तौर पे है, ठीक है, सैक है जिसके अंदर फोल्डेड वॉल्स हैं और रिड्यूस्ड सिलोम के साथ मौजूद होगा, यानी कि पेरिकार्डियल साइनसिस के साथ ही ये मौजूद होगा, जहां से साइनस फ्लूइड को अपने अंदर लेके जाएगा और उसको फिल्टर करके जो एक एक्सक्रीटरी डक्ट के जरिए से एनएस के पास ही बॉडी के जरिए से, बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देता है। Open into the mental cavity or in the land snares on the right side of the body adjacent to the mental cavity and the anal opening, ठीक है, एनल ओपनिंग के बिल्कुल पास करके। अच्छा, एक्वाटिक जो गैस्ट्रोपोड्स हैं वो अमोनिया सिक्रीट करेंगे, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल है वो यूरिक एसिड सिक्रीट करेंगे। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे होंगे वो अमोनिया सिक्रीट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट नीड लेस एनर्जी बट मोर वाटर, ठीक है। तो चूंकि पानी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है, इसलिए वो अमोनिया को अपनी एक्सीडेंट प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूरिया या यूरिक एसिड उनमें आ जाता है जो कि पानी को जिन्होंने कंजर्व करना होता है। अच्छा जी, आप रिप्रोडक्शन को देखें तो आपको ये डायेशियस भी मिलते हैं और मोनोइशियस भी मिलते हैं, दोनों तरह के मिलते हैं। जो गोनेड्स हैं इनके, यानी कि स्पर्म टेस्टिस हैं या फिर ओवरीज हैं, या आपको स्पाइरल्स, जो गैस्ट्रोपोड के स्पाइरल्स हैं उसके अंदर आपको ये मिलेंगे, वहाँ पे पड़े हुए मिलेंगे। जो इनका जो मोनोइशियस स्पीशीज हैं उनके अंदर ये है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, लेकिन जो मोनोइशियस स्पीशीज हैं उसके अंदर होता ये है कि जब, अब चूंकि कुछ मोनोइशियस स्पीशीज जो हैं उसके अंदर एक मेल के तौर पे एक्ट करेगा, दूसरा फीमेल के तौर पे एक्ट करेगा, यानी कि एक स्पर्म ट्रांसफर करेगा, दूसरा रिसीव करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यही मामला जो है इनके अंदर प्रोटेंडर भी मिलती है आपको, यानी कि पहले फेज के अंदर वो मेल होगा, फिर बाद के फेज के अंदर वो फीमेल के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये दोनों चीजें इनके अंदर आपको मिल जाती हैं। जैसे ही इनके एग जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ये उसको डिपॉजिट कर देते हैं, डिपॉजिट करेंगे एक जगह पे, ठीक है, ऐसे ही एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ नहीं देंगे। अच्छा, लार्ज योकी एग्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल स्नेल्स आर डिपॉजिटेड इन द मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट फ्लोर, लीफ लिटर के अंदर उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा और उसके ऊपर एक कैल्केरियस शेल को बना दिया जाएगा, इनकैप्सुलेट कर दिया जाएगा ताकि उसकी डिहाइड्रेशन ना हो। अच्छा, इनके अंदर आपको दो लार्वल स्टेजेस मिलती हैं। एक ट्रोकोफोर लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा की शक्ल यहाँ पे इन्होंने शायद नहीं बल्कि नहीं लिखी, यहाँ पे ये है जी ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है, ये ट्रोकोफोर लार्वा है। एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया है, यानी कि आपको माउथ वाली साइड पे सीलिया मिलता है, सॉरी एक साइड पे आपको मिल रहा है, सामने वाली साइड पे टफ्ट ऑफ सीलिया मिल रहा है, ठीक है, और ये बैंड ऑफ सीलिया है जिसने चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है, ठीक है, और ये माउथ है इसका और ये साथ में ये एनस है, इनके कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको मिल रहा है।
ठीक है, और ये मीजोडाम है और सिलोम भी इसके अंदर ही आपको मिलेगी, और ये इसका माइक्रोस्कोपिक इमेज है। ठीक है, तो ये ट्रोपोफोर लार्वा की ये शक्ल और सूरत आ जाती है मिनट हारने के 10th एडिशन से। अच्छा, तो अगली जो स्टेज है वो है वेलिगर लार्वा, जिसके अंदर टेंटिकल्स भी होंगे, शेल, और यानी कि उसमें शेल भी है, यानी कि जो हमने टॉर्जन पढ़ा है वो वेलिगर स्टेज के अंदर होती है उसके अंदर। ठीक है, तो कुछ के अंदर जो ट्रोपोफोर लार्वा स्टेज है वो एब्सेंट है, और वेलिगर स्टेज के अंदर ही डायरेक्टली वो डेवलप होता है। अच्छा, वेलिगर स्टेज जो है वो बाद में मेटामॉर्फोज हो जाएगा एडल्ट के अंदर। अच्छा, इसकी 3 क्लासेस हैं जी, सब क्लास। प्रोसोब्रांकिया और पल्मोनाटा, और एक और आ जाती है जी, हाँ, ओपिस्टोब्रांकिया। अच्छा, प्रोसोब्रांकिया के अंदर 20,000 स्पीशीज हैं, और इसके अंदर फेमिलियर स्नेल्स जैसे कि एबेलॉन है और स्नेल्स हैं, और हिट्रोपोड्स हैं। हिट्रोपोड्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के शिकारी हैं। इनके ऊपर शेल होता भी है कुछ के अंदर और कुछ के अंदर नहीं भी होता, लेकिन जिनके अंदर नहीं होता उनका ये नहीं है कि डिफेंस सिस्टम नहीं। अच्छा, ये इसकी 20,000 स्पीशीज बताई हैं इन्होंने। और दूसरी सब क्लास आ रही है ओपिस्टोब्रांकिया। ये सी हेयर्स हैं और इनको सी स्लग्स भी बोलते हैं, वर्म की तरह की आपको जमीन के ऊपर चलते हुए नजर आएंगे। इनकी 2000 के करीब स्पीशीज आ जाती हैं। और इनके अंदर मेंटल कैविटी, गिल्स वगैरह रिड्यूस्ड होते हैं इनके अंदर, और निमेटोसिस्ट इनके अंदर मौजूद क्या नाम है होते हैं। निमेटोसिस्ट का आपको पता है कि वो क्या चीज़ है, आप फाइलम नाइडेरिया पढ़ें, उसके अंदर आपको मिलेगा, उसके मेरा लेक्चर भी है उसके ऊपर पूरा। अच्छा, तो जो तीसरी क्लास है सब क्लास पल्मोनाटा, इसके अंदर 17,000 के करीब स्पीशीज हैं, और वो फ्रेश वाटर भी हैं और टेरेस्ट्रियल दोनों किस्म की आपको मिलेंगी। लॉन्ग रेडुला है जो कि बॉडी से बाहर आ जाती है और स्क्रैपिंग का काम करेगी। ठीक है, आपको इनके अंदर जो मेंटल कैविटी है वो न्यूमोस्टॉम के तौर पे काम करेगी। न्यूमोस्टॉम ये लंग के तौर पे काम करेगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर रिच जो कैपिलरी नेटवर्क होता है, जो कि गैसेस एक्सचेंज के तौर पे काफ़ी होता है इसके अंदर। ठीक है जी।